नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और अब आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है तो आपकी धड़कनें भी तेज होंगी। तो प्यारे साथियों, आपके यूपी बोर्ड में सबसे पहला एग्जाम हमारे हिंदी का एग्जाम है। तो अभी आप सबको 18 फरवरी के एग्जाम के लिए, हिंदी के एग्जाम के लिए एक सही स्ट्रेटेजी की, एक सही रणनीति की जरूरत है, जो कि मैं आपको आज के इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो सभी प्यारे साथियों का मैं वर्षा आप सभी के अपने प्यारे परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपके हिंदी में आप 90, 95 प्लस नंबर बहुत आराम से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में नंबर लाना आसान होता है। बस कुछ बातों को हमें अभी से ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो आपने अभी इससे पहले पढ़ाई करी है हिंदी में या नहीं करी है, तब भी आप आराम से इस वीडियो को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत आराम से आप 90, 95 से ज़्यादा नंबर अभी भी लेकर आ सकते हैं। बस आपको अंत तक वीडियो में जो बातें बताई गई हैं इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम हिंदी के यूपी बोर्ड के क्लास 12th के सिलेबस को देखें तो इसमें हमारे प्यारे साथी गद्य खंड है, पद्य खंड है, कहानी खंड है, खंड काव्य है, व्याकरण खंड है, MCQ खंड है, संस्कृत खंड है। अब इसमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से खंड से कितने कितने नंबर का पूछा जा रहा है। देखिए, गद्य खंड आपके 15 नंबर का है, क्योंकि 5 नंबर का साहित्यिक परिचय, 10 नंबर का गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। पद्य खंड भी 15 नंबर का है, यहाँ भी एक साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, 10 नंबर का पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। 5 नंबर हमारे कहानी से बनते हैं, 5 नंबर हमारे खंड काव्य से बनते हैं। ठीक है, MCQ खंड हमारे 10 नंबर का है, संस्कृत खंड 7 नंबर गद्यांश के हिंदी अनुवाद के, 7 नंबर पद्यांश के, 14 नंबर का है। व्याकरण में आपके अगर हम निबंध और पत्र को जोड़ लें, व्याकरण में सिर्फ हम निबंध प्लस पत्र को जोड़ दें तो अकेला ये टॉपिक 9 + 6 15 मार्क्स का है। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब मिला करके आपके 14 नंबर का मामला इधर आपके कुल बन जाता है। तो ये देख लीजिए क्या कौन से खंड का कितना वेटेज है, तो हमें किसको कितना समय देना चाहिए, ये आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले सबसे स्कोरिंग निबंध और पत्र को अपने कब्जे में कर लो। ठीक है, निबंध और पत्र के लिए एक फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम निबंध आपके आगे तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने 2 स्पेशल क्लास ली भी थी निबंध और पत्र की, जिसमें बताया था कि निबंध कैसे लिखना होता है, पत्र कैसे लिखना होता है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। बाकी अभी भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन से खंड की कैसे तैयारी करनी है। बैच के दौरान जो प्यारे साथी हमारे टॉपर्स 2026 बैच या टॉपर्स 2.0 बैच के साथी थे, उनको मैंने पहले भी बताया था कि इन 6 महीने में आपको जो चीज़ करनी थी वो थी कि आपको क्लास को पहले ध्यान से देखना था, सुनना था, उसके नोट्स बनाने थे। चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने बनाए हैं, कितनों ने नहीं बनाए। मैंने आपको कहा था कि आज जो भी आप पढ़ते हैं उसको अगले दिन रिवाइज करिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था शनिवार और रविवार को जब बैच की क्लासेस बंद होती हैं तो उस वक्त आपको पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ये भी आपको बताया गया था। 15 दिन में रिवीजन करने के लिए बताया था, और महीने के अंत में भी एक बार पूरे महीने में कितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करने के लिए आपको बताया गया था। और कहा था पिछले प्रश्न पत्रों को देखना, प्रीवियस ईयर को, और उसको सॉल्व करना है ना। और हर क्लास में जो पढ़ लिया है उसको प्रीवियस ईयर के हिसाब से सॉल्व करना। कठिन प्रश्नों को या कठिन टॉपिक्स को जो आपको लगता है कि यार ये मैं इसमें अटक जाता हूँ, उसको आपको बार बार करने की सलाह दी गई थी। पर आज नई सलाह क्या है, क्योंकि कुछ ने तो ये सलाह मानी है, उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारे तो आराम से हिंदी में 90, 95 प्लस आएंगे। लेकिन आज हम बात उनकी कर रहे हैं जिन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। तो अब वो क्या कर सकते हैं, इसकी बात हम आज के सेशन में कर रहे हैं। देखिए, अब तक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हमारा क्रैश कोर्स आप लोगों का आ रहा है। क्रैश कोर्स की क्लासेस 25 नवंबर से सेम यूट्यूब चैनल 25 नवंबर से आप लोगों की जो क्रैश कोर्स है इसकी शुरुआत होने जा रही है, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली, है ना। तो आपके यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली ये आपके क्रैश कोर्स प्यारे साथी आ रहा है। इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को शुरुआत से सब कुछ कराया जाएगा, मतलब बिल्कुल जीरो से आपको शुरू कराया जाएगा। और इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और मेरा हिंदी में विशेष फोकस रहेगा आपको अब याद करवाने में ये फोकस रहेगा। 25 नवंबर, 26 नवंबर
और आपके 27 नवंबर, तीनों दिन क्लास यूट्यूब पर होगी। तो 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर में जो क्रैश कोर्स आ रहा है इसकी तीनों क्लास यूट्यूब पर होंगी, आप उसको देखिए। हर टीचर आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताएगा कि किस तरीके से क्लास चलेंगी। तो ये क्लास देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आप क्रैश कोर्स लेना चाहते नहीं लेना चाहते। मात्र आपके 399 में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। चलिए, अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हमें हर चैप्टर का एक माइंड मैप बना लेना है। जैसे आपके माइंड मैप कैसे बनाते हैं, तो अभी मैं आपको क्रैश कोर्स में वही कराने वाली हूँ। यानी माइंड मैप होता है कि हमने पूरा चैप्टर अब समझा है, अब उसके हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जिसे कि हम एग्जाम में लिख कर आएंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें जैसे मेरे पास कोई चैप्टर होगा, बहादुर कहानी है, तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, बहादुर कहानी में कितने पात्र हैं, बहादुर कहानी की मुख्य कहानी है क्या, इसको मैं अपने शब्दों में लिख देती हूँ। तो जो कहानी का मुख्य विषय है उसको 2-4 लाइनों में लिख देना। तो इसको हम कहानी के मुख्य बिंदुओं के तौर पर देखते हैं। जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, तो राष्ट्र के स्वरूप में मुझे पता है 3 चीजों की बात करी गई है, भूमि, जन और संस्कृति। तो मैं यही 3 पॉइंट बताऊंगी। भूमि के बारे में जो खास बातें हैं, जन के बारे में जो खास बातें, संस्कृति के बारे में। इसको छोटे एक एक पॉइंट में लिख देती हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी मुझे रिवीजन करना होगा तो मैं उस चैप्टर के की पॉइंट्स देखूंगी और पूरा चैप्टर मुझे याद आ जाएगा। इस प्रकार अभी तक आपने जो पढ़ लिया है, अब समस्या याद करने की है। तो हम लोग माइंड मैप से यहाँ पर जो है वो पूरे ही चैप्टर्स को याद करेंगे। जैसे जब हम साहित्यिक परिचय करते हैं, तो साहित्यिक परिचय का एक पैटर्न तो हमने कर रखा है, लेकिन उसके की पॉइंट्स हम अगर एक साथ लिख लेते हैं और रोज एक बार 10 मिनट का समय देकर उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो वो हमें एग्जाम तक याद भी रहते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिखना है, तो मैं उनके बारे में यहाँ पर उनकी जन्म तिथि कब है, उनकी शिक्षा कब हुई, उनकी पहचान क्या है, ये सारी, निधन कब हुआ, उनकी रचनाओं के नाम क्या है, इसको शॉर्ट में लिख दूं। अगर मुझे राष्ट्र का स्वरूप बताना है तो उसमें मैं इसका माइंड मैप बना लूं। इसमें 3 प्रमुख स्तंभ, भूमि, जन, संस्कृति। भूमि के बारे में क्या क्या बताया है कि यह मातृभूमि है, माँ के समान पूज्य है, इसके सौंदर्य की हमें रक्षा करनी है, सौंदर्य के प्रति जागरूक होना है। भूमि हमारे लिए संसाधन देती है और हमें राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर, यह जो भूमि है वही जगाती है ना। क्योंकि हम जब यह हमारी माँ है इस एहसास से जुड़ते हैं तो अपने आप राष्ट्र से प्रेम हो जाता है, और राष्ट्र से प्रेम हो जाता है तो राष्ट्रभक्ति हो जाती है अपने आप। जन के बारे में आपको बताना है कि जन क्या है, प्राण, शरीर है उसमें लेकिन जान ही ना हो तो उसको मुर्दा कहेंगे। भूमि है, उस पर रहने वाले लोग ही ना हो तो फिर वो भूमि आपकी जीवित कैसे बनेगी। तो ये जन जो है, लोग जो है, वो प्राण है इसका। तो आप इसमें की पॉइंट्स लिखो कि राष्ट्र का जीवन, और यहाँ पर यह भाव है कि माता भूमि आपके पुत्र हम पृथिव्याः, कि यह भूमि माता है तो मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो लोग अपने आप को पुत्र के रूप में पृथ्वी का देखते हैं। सभी जातियां, अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं वाले लोग रहते हैं। संस्कृति इसका मस्तिष्क है, शरीर भी है, जान भी है, लेकिन आपके जो कॉमा में लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका शरीर भी काम कर रहा है और प्राण भी है उसमें, लेकिन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर संस्कृति मस्तिष्क है, तो इसमें ज्ञान और कर्म की बातें आती हैं, परंपराएं, लोक कथाएं, अलग अलग संस्कृतियों की एकता। हम भारत में कोई पंजाबी है, कोई आपके जो है बंगाली है, आपके कोई जो है राजस्थानी है, कोई हरियाणवी है, इतनी अलग अलग संस्कृतियों के साथ भी एक राष्ट्र के रूप में, भारत राष्ट्र के रूप में एक साथ कैसे रहते हैं, इसकी बात यहाँ पर हुई है। तो इसमें समन्वय का संदेश दिया है, तालमेल का संदेश दिया है। तो कुल मिला के इस चैप्टर के की पॉइंट्स मैंने एक ही पेज में लिख दिए हैं। अब जब भी आपको इस चैप्टर को रिवीजन करना होगा तो पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना होगा, ये की पॉइंट्स को आप याद रखोगे। इसी के आधार पर हम लोग गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों की तैयारी भी करेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको एक गद्य खंड का एग्जाम्पल दिया। कैकई का अनुताप चैप्टर है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता हो कि भैया कैकई के अनुताप के कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त है, उनके जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, इसके की पॉइंट शुरुआत में लिखे। इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप कि भैया पंचवटी में रात्रि की सभा हुई, इसमें दीप और चांदनी का वातावरण है, देवताएं आसमान से देख रहे हैं, है ना। राम गंभीर वाणी में बोलना शुरू करते हैं, भरत अपना दुख बताते हैं कि अयोध्या वगैरह का राजा उनको नहीं बनना है। ये सारी बातें मैंने आपके एक एक पॉइंट जो हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ा है उसको यहाँ पर छोटा करके लिख दिया गया है। इससे क्या होगा, आप इनको दोहरा लेते हो तो पूरा चैप्टर याद हो जाता है। आपके तो याद नहीं होता, भाई यही की पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसे हर चैप्टर में हम करेंगे। तो क्रैश कोर्स में हमारा काम इन्हीं
इन्हीं चैप्टर्स को इसी की पॉइंट्स के आधार पर याद करने का होगा। यानी हम लोग माइंड मैप की मदद से सारे चैप्टर को अब याद करना शुरू करेंगे। तो हर चैप्टर में ऐसे ही करवाने वाली हूँ आपको, चाहे कोई भी चैप्टर होगा तो वो माइंड मैप की तरह ही होगा। जैसे गद्य खंड है पूरा, तो गद्य खंड में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, तो हम ऐसी टेबल बना लें, एक तरफ हमारे साहित्यकार का नाम लिखा हो, एक तरफ उनकी जन्म तिथि, एक जन्म स्थान और निधन। अब इससे क्या होगा, आप जहां पढ़ रहे हैं वहां चिपका लीजिए, रोज एक बार दोहरा लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। ऐसे ही गद्य खंड में करिए, तो यहाँ पर इन सब चीजों से आपको क्या होगा, चैप्टर याद करने में आसानी होगी। अब कहानी खंड है, पंचलाइट कहानी है, तो पंचलाइट कहानी आप पढ़ रहे हैं, तो हमें पंचलाइट कहानी के की पॉइंट्स पता हो भाई, कि ये किसकी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। इसकी कथानक क्या है कि महतो टोली पंचलाइट की खरीद करते हैं। गोधन का महत्व है ना, कि गोधन ही उसमें हीरो है जो जलाता है अंत में। पंचायतों में आपस में कैसा संघर्ष है, सब एक दूसरे से जलते हैं, टोले बटे हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उसको जब मैं लिख देती हूँ तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। तो मतलब आज के इस वीडियो का यही उद्देश्य है, आपको ये समझाना कि आपको पढ़ना कैसे है। अब एग्जाम टाइम पर आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ऐसा नहीं, आपको उस चैप्टर की समरी, सारांश जिसको आप कहते हैं ना, हर चैप्टर का सारांश, हर चैप्टर के की पॉइंट्स पता हो, हर चैप्टर के आपको की पॉइंट्स पता होंगे, तो आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होगी कि हमें याद नहीं हो रहा है। तो अभी जो हमारा क्रैश कोर्स आएगा उसमें हम जो आपके माइंड मैप है इसकी मदद से आपके पूरे ही पाठ्यक्रम को आपको रिकॉल कराना, याद कराना, है ना, और इसके बाद प्रीवियस ईयर आपके सॉल्व करना। ये दो उद्देश्य है क्रैश कोर्स के। माइंड मैप से एक तो याद करा देना, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में कराते हुए चलना। तो ये क्रैश कोर्स में हिंदी की इस तरीके से तैयारी होगी। यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप यहाँ पर हिंदी में 95 प्लस, 90 भी नहीं 95 प्लस नंबर लेकर के आओ। ये तैयारी हमारी इस क्रैश कोर्स में आगे आपकी रहेगी। तो आपको गद्य खंड, पद्य खंड, कहानी खंड, इन तीनों के तो माइंड मैप बना के की पॉइंट्स बना करके इसको बार बार रिकॉल करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। संस्कृत कैसे करेंगे, तो भैया संस्कृत खंड में आपको एक एक चैप्टर लिख करके प्रैक्टिस, जैसे पेपर में गद्यांश आया, उस गद्यांश के शब्दों को हमें, एक लाइन है उसके नीचे हमने उसका हिंदी अर्थ, एक लाइन है उसका हिंदी अर्थ, तो संस्कृत हमें याद होगी लिख कर। जितना हम लिख कर याद करेंगे उतना होता जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा एक चैप्टर को 2 दिन में, 3 दिन में डन कर लें। तो आपका संस्कृत खंड के 6 चैप्टर हैं, उसमें से एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, कोई 5 चैप्टर अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे। तो ये संस्कृत खंड रहा। निबंध और पत्र के लिए क्या होगा, तो हम लोग वीक में 1 दिन, है ना, निबंध और पत्र के लिए हफ्ते में 1 दिन रखेंगे, क्योंकि ये 9 नंबर का है और ये 6 नंबर का है। तो हम हफ्ते में 1 दिन रखेंगे जिस दिन हम निबंध पढ़ेंगे, 1 दिन रखेंगे जिस दिन हम पत्र पढ़ेंगे। और उससे आपको क्या होगा, जब हफ्ते दर हफ्ते हम 5-6 निबंध कर लेंगे, 5-6 पत्र कर लेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह, यहाँ से तो सीधे हम मुझे 15 नंबर मिल गए। तो इस तरीके से रस, छंद, अलंकार के बहुत आसान उदाहरण लिख करके आप अभ्यास करेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपके क्रैश कोर्स में कराए जाएंगे। यूट्यूब पर भी मैं अब तक आपकी 2 क्लासेस ले चुकी है 12-12 घंटे की। जिसने कोर्स नहीं ले रखा है कृपया आप उन क्लासेस को देख लीजिए। मैंने यूट्यूब पर आपका क्या क्या करवा चुकी हूँ। निबंध पत्र में यूट्यूब पर करवा चुकी हूँ, मैंने आपके पूरा गद्य खंड यूट्यूब पर पढ़ाया है, पूरा संस्कृत खंड यूट्यूब पर पढ़ाया है, पूरा कहानी खंड यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, ठीक है, रस, छंद, अलंकार पढ़ा दिए, मतलब सब टॉपिक MCQ पढ़ा दिए हैं, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, MCQ, ये सब मैं आपके यूट्यूब पर पढ़ा चुकी हूँ। यूट्यूब पर अब तक मैंने क्या नहीं पढ़ाया इस साल में, पद्य खंड। पद्य खंड का एक महा मैराथन आएगा आपका 30 नवंबर को, 12 घंटे की मैराथन होगी। पूरा पद्य खंड 12 घंटे में रिवाइज करा दूंगी। नहीं देखी कोई क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, 12 घंटे की क्लास देखोगे आपको लगेगा ही नहीं कि हमने पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ी है। जिसने आपकी अभी जो आप लोगों की मैराथन 12 घंटे की 13 अक्टूबर को मैंने ली थी, 13 अक्टूबर को जो मैंने 12 घंटे की मैराथन ली थी उसमें ये सारे टॉपिक करा दिए थे। तो जिसने वो देखी है वो कह रहा है हमने हिंदी नहीं पढ़ी, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा कि हमने नहीं पढ़ी, हम तो हर चैप्टर पढ़ा दिया आपने इसमें।
ऐसे ही पद्य खंड उसमें बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए उस दिन नहीं पढ़ा पाई थी। पद्य खंड के लिए एक सेपरेट मैराथन करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी कविताएं हैं, कविताओं का एक एक शब्द समझाना पड़ता है। तो ये आप लोगों की 30 नवंबर को 12 घंटे की मैराथन रहेगी। इसको आप देख लेते हैं तो पूरा हिंदी आपका यूट्यूब पर तैयार हो जाएगा। फिर आपको केवल प्रैक्टिस करनी होगी। उस प्रैक्टिस के लिए आप क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में आप लोगों की माइंड मैप और आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। तो अब आप लोगों का इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और ये मुझे बताइए कि किस किस को भरोसा है अपने आप पर कि इस बार आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, 90 से ज़्यादा नंबर लेकर आने वाले हैं। वो बच्चे आपके कमेंट में बताएंगे। और कौन से जिले से हैं आप, यूपी बोर्ड के कौन से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।